बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं और इलेक्शन के मामलात पर ख़ास तौर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं फ़हीम अख्तर। हम बात करेंगे, आज है 8 फरवरी और एक तरफ तो PTI का सवाबी जलसा हो रहा है, उस पर भी मुख्तसरन बात करेंगे। लेकिन आज का हमारा मौजू होगा इलेक्शन 8 फरवरी 2024, उनके नताइज, उस दिन क्या हुआ, उस दिन से लेकर आज तक क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में क्या मामलात चल रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आती रही इलेक्शन के हवाले से, उनके हवाले से कितने सीरियस सवालात इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर उठे, और इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कल तरदीद भी जारी की। इस सारे तनाजुर पे जो है बात करेंगे हम, और फ्यूचर हमें क्या नज़र आ रहा है। क्या इलेक्शन कहीं इसकी तहकीकात होंगी, खुलेगा इलेक्शन, या जो लोग, जो कल्प्रिट्स थे, जो इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे धांधली में, तो क्या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इस पे भी हम आखिर में जलकर जो है बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर साहब। सबसे पहले तो PTI के सवाबी जलसे पे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि PTI जो है वो, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने संगजानी में जलसा किया, लाहौर में जलसा किया, लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा मुकदमात भी हो गए। एक्टिविटी जो है वो वहीं पे हमें नज़र आ रही है जहाँ पे उनकी हुकूमत है। सही। इससे बाहर कोई एक्टिविटी उस किस्म की, आप ये कहें कि वो अवामी एक्टिविटी जिसको आप कहते हैं, अवामी इज्तिमा, वो नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें गवर्नमेंट तो डेफिनेटली, हमें अंदाज़ा है कि वो बहुत सख्त है। तो आपको PTI के अंदरूनी हल्के क्या बताते हैं, पंजाब और दूसरी तीसरी जो कहते हैं। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का आपने सवाल ये उठाया है कि खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है और आप वहीं पर ही जलसा कर रहे हैं, और एक ऐसे दिन का इंतखाब किया जा रहा है जिस दिन आपके मुताबिक आपका मैंडेट छीना, और वाकई छीना गया। हमने देखा इसके 2-3 पहलू हैं। ये बड़ी, मतलब ये कि हम तनकीद तो कर ही सकते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब में, इस्लामाबाद में, कराची में, हाँ, या बलूचिस्तान का मुजाहरा जो है, या वहाँ पर हुकूमत, जहाँ पर इनकी हुकूमत नहीं है, वहाँ पर कोई जलसा जुलूस करती या एहतजाज करती, तो वो इम्पैक्ट भी उसका ज़्यादा होता और चीज़ें समझ में भी आती। आप सवाबी वाला हल्का जो है वो आप जीते हुए हैं। जी जी, असद कैसर ने जीता हुआ है, वहाँ पर एहतजाज रखने के मन तक नहीं समझ। इसके पीछे ना मैंने चीज़ को देखी। ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि 8 फरवरी का जो प्रोटेस्ट है वो या रावलपिंडी में होता, या इस्लामाबाद में होता, या लाहौर में होता, या मुल्तान में होता, उसका असर होता। उसकी वजह ये कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तमाम हल्के आपसे छीने गए जी, लाहौर से आपको ज़्यादा हल्के छीने गए, मुल्तान से भी मतलब जितवाया गया, जो कि फार्म 47-45 लड़ाई अभी तक भी ट्रिब्यूनल्स के अंदर मौजूद है। तो उसका इम्पैक्ट तो आता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए कि 26 नवंबर के वाक़ये के बाद तहरीक इंसाफ एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जा रही है। अच्छा, तहरीक इंसाफ का वर्कर, उनकी लीडरशिप एक अनजाने से खौफ का शिकार जरूर है। कोई माने या ना माने, एक अनजाना खौफ है कि भाई अगर हम दोबारा आए गोली ना चल जाए, ठीक, लोग नहीं आएंगे, और आए तो किस लेवल के ऊपर आएंगे। मतलब एक खौफ उनके अंदर मौजूद है, तहरीक इंसाफ के अंदर। और इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूं कि मार्जिन PTI को देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि 26 नवंबर के बाद दिसंबर खत्म हुआ, पूरा गया, जनवरी खत्म हुआ, लगभग 2.5-3 महीने के बाद आप एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि पहले जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में या खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए जो वज़ीर आला आते थे एहतजाज के अंदर, या फिर वो क़यादत करते थे, अब वो वाली क़यादत भी तब्दील कर दी गई है। बिल्कुल, जुनैद अकबर आ गए हैं। अब जुनैद अकबर साहब आ गए हैं, और सूबाई हुकूमत का कोई भी उसमें अमल दखल नहीं है। ठीक है, पार्टी अपने आप के पॉलिटिकल एक पार्टी की एक्टिविटी है, और हो सकता है कि इस जलसे के कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ फिर आगे भी चले। लेकिन कोशिश जरूर की गई है। पंजाब में आलिया हमजा साहबा को लाया गया, हमाद अजहर को साइड पे किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर इजाज़त नहीं मिली। और वैसे भी मेरे ख्याल में आज वहाँ पर लाहौर में क्रिकेट मैच भी हो रहा है, तो लाहौर नहीं कर सकते थे, तो कम से कम PTI को फैसलाबाद कर लेना चाहिए थी। अटेम्प्ट आपको पिंडी में कर लेते, इस्लामाबाद में कर लेते, कुछ ऐसी एक्टिविटी होती, यहाँ पर भी होनी चाहिए थी। लेकिन वही खौफ एक है। एक और फैक्टर भी है जो मैं ये समझता हूँ कि PTI के अंदर एक खौफ है कि यार वो हमारे वर्कर के अंदर भी खौफ है, और उसकी वजह लीडरशिप भी डरी हुई है। एक जो वजह मुझे नजर आती है कि एक तो A to Z
कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिस पर मुकदमा ना हो। मुकदमे से ज्यादा वो गोली वाला फिर impact जो है ना लोग हैं बड़ी तादाद में गिरफ्तार हुए। पिछली दफा हमने देखा जो 24 नवंबर 26 नवंबर का एहतजाज था। तो ये भी एक डेफिनेटली एक मामला है फिर गोली वाला या जो वो अनजाना सा खौफ है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि रिवाइव कर रहे हैं साकिब साहब, पीटीआई रिवाइव कर रही है, उस ट्रामे से निकल रही है और ये एक्टिविटी आपको अगले आने वाले दिनों में कुछ ज्यादा ही नजर आएगी, इसलिए अलायंस के साथ जा रहे हैं। ये प्योरली अलायंस के बगैर वाली है, गो कि इसमें महमूद अचकज़ई साहब शिरकत करेंगे, लेकिन ये है पीटीआई का, ये प्योरली पीटीआई का जलसा है। आगे बढ़ते हैं फहीम साहब, 8 फरवरी इलेक्शंस पे आते हैं। 8 फरवरी 2024 को मेरे ख्याल में यही वक्त था जब इलेक्शन हो रहे थे। पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, मोबाइल सर्विसेज बंद थी। एग्जैक्ट 8 फरवरी 2024 को आप वहां पे कंट्रोल रूम से आज लाइव कर रहे थे। सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे, शाम को मैंने आपको रिप्लेस किया। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बल्कि आप ज्यादा उसमें बताएंगे, जो मैंने सुना था वहां पे विजिट के लिए आए ये जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब, तो उनसे जब पूछा गया कि आपने जो एक सिस्टम बनाया है, जिस सिस्टम में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्शन ईएमएस, उसमें जो रिजल्ट्स आने हैं, तो क्या इंटरनेट डिस्कनेक्ट होने से उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो यही टाइम था। उन्होंने कहा बिल्कुल कोई मसला नहीं, उसके लिए हमने अलग इंतजाम किए हुए हैं। तो हम इसी से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ईएमएस सिस्टम जो है वो बुनियाद है, अगर प्रूव करना है तब भी, अगर नहीं करना तब भी। तो ईएमएस सिस्टम का बताएं कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन डे और पोस्ट इलेक्शन क्या क्या होता रहा है। ये जड़ है ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ये इलेक्शंस 2024 की अगर तहकीकात होंगी तो ये जड़ होगी। बिल्कुल, ये वो एक ऐसा पॉइंट है साकिब साहब जिसको मैं शुरू से इस बात के ऊपर आपके साथ मेरे जी होते रहे, 2-3 दफा इंटरेक्शन हुआ, तो उसके अंदर भी आपके साथ ये डिस्कस होते रहे। इलेक्शंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जो कि 2018 के इलेक्शन में आरटीएस आया था, उसको बेहतर बनाकर एक नई शक्ल दी गई। ठीक है, इसका नाम रखा गया ईएमएस। ठीक, ईएमएस का नाम इसलिए रखा गया कि एक तो इसमें आरटीएस भी होगा और इसमें एक आरएमएस भी होगा, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मिक्स करके नाम दे दिया गया ईएमएस, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, इसके अंदर 3-4 चीजें थी। पहली चीज ये थी कि नॉमिनेशन पेपर्स जब शुरू होंगे जमा होना, उस वक्त से लेकर स्क्रूटनी से लेकर निशानों की अलॉटमेंट से लेकर उनको इलेक्शंस के नतायज के बाद वो फॉर्म 45, 47, 49, वहां सारा कुछ इस सिस्टम के अंदर शामिल किया गया। ठीक है। मिसाल के तौर पर पोलिंग स्टेशन से एक नतीजा आता है, वो भी उधर आएगा, फिर जो आरओ ऑफिस से नतीजा आएगा वो भी उधर आएगा, और फिर जो इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा वो भी उधर आएगा, और जो उम्मीदवार के नॉमिनेशन पेपर्स, गोशवारों की तफसीलात, उनके असासाजात की तफसीलात, वो भी सारा कुछ ईएमएस के अंदर आएगा। लगभग 1 अरब से ज्यादा इसके ऊपर एक्सपेंस किए गए। ठीक है। और पहली जो काम था वो पब्लिक नोटिस होता है, अपना शेड्यूल जारी हो जाता है, शेड्यूल के बाद जो पहली एक्टिविटी होती है वो पब्लिक नोटिस। रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने कंसर्न हलकों में पब्लिक नोटिस जारी करते हैं। पब्लिक नोटिस जब वो जारी करते हैं, उसी ईएमएस के जरिए ही उन्हें बनाना था उसी सिस्टम में, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध, जनूबी पंजाब और इवन के इस्लामाबाद के भी हलकों में वो काम नहीं कर रहा था। अच्छा, फर्स्ट डे से। ठीक। मैंने इसको रिपोर्ट किया कि ईएमएस बैठ गया, नहीं काम कर रहा। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने फिर प्रेस रिलीज जारी की। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 1-2 जगहों पे इश्यूज आए थे, लेकिन हमने उसको सेट कर लिया। बिल्कुल, मतलब तरदीद कर दी। अगर वो उस वक्त एक्सेप्ट कर लेते तो बचत हो जाती, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक। वो जो बिल्कुल ठीक चलने वाली कहानी है वो गले पड़ी हुई है। ठीक है, ठीक। अब वो सारा प्रोसेस तो चलता रहा। इलेक्शंस के दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई। इसके लिए इन्होंने मुतारिफ कराया हुआ था कि अगर ये इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी होगी तो फिर ये ऑफलाइन काम करता रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन काम करता रहेगा। ठीक हो गया। फिर जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को फॉर्म 45 मौसूल होने थे पोलिंग स्टेशन से, उस वक्त ज़ाहिर इंटरनेट सर्विसेज बंद थी, मोबाइल सर्विसेज बंद थी, लेकिन वो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफातर है वहां पर उन्होंने वाईफाई इंस्टॉल किया हुआ था। ठीक, कि अगर तस्वीर वहां पर वो कैप्चर करेंगे फॉर्म 45 की, वो तस्वीर कैप्चर होकर जब वो आरओ ऑफिस आएंगे, फिजिकली आ जाएंगे, अगर तस्वीर नहीं जा रही तो फिर आपने वहां से ये इंस्ट्रक्शंस थी, तहरीरी इंस्ट्रक्शन मेरे पास पड़ी हुई हैं कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने जो इलेक्शन एजेंट्स होंगे या पोलिंग एजेंट्स होंगे या मीडिया होगा, रिजर्वर्स होंगे, उनको एक फॉर्म 45 की कॉपी देनी है
उसके बाद आपने आ जाना है आरओ ऑफिस। आरओ ऑफिस किसी भी हलके में जो सराउंडिंग इस दफा बनाई गई, वो कई हलकों को छोड़ के, मतलब थोड़े बहुत हलके हैं उनको छोड़कर बाकी सब की ये बनाई गई थी कि 30 से 35 किलोमीटर के ठीक इसमें रेडियस में होगी। मतलब मैक्सिमम आपको 1 घंटा लगेगा। पोलिंग खत्म हुई, रिजल्ट बनाए, 1 घंटे में आप आरओ ऑफिस हैं। जब आप आरओ ऑफिस आएंगे तो फिर वो ऑफलाइन सिस्टम, वहां पर आपको वाईफाई मिल जाएगा और आपकी तस्वीर उसी वक्त सिस्टम में आ जाएगी। सिस्टम में आ जाएगा और उसका टाइम भी आ जाएगा। टाइम भी आ जाएगा, तस्वीर कैप्चर किस वक्त हुई है, इधर आई कितने बजे है। अब वो सारा डेटा आ रहा है, ठीक है, उस वक्त बिल्कुल चल रहा है। ठीक, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया, रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। जैसे प्रैक्टिस माजी में रही है कि फॉर्म 45 उम्मीदवार भी हासिल करते हैं, मीडिया भी हासिल करता है, ऑब्जर्वर्स भी हासिल करते हैं। जो जितने उम्मीदवार हैं फिर वो उन्होंने अपने अपना इलेक्शन मैनेजमेंट सेल बनाया होता है, उसमें वो जमा करते हैं, फिर वो बताते रहते हैं। तो वहां से फॉर्म 45 हमने भी हासिल किए, टीवी चैनल्स ने भी हासिल किए, उम्मीदवारों ने भी किए। वो फॉर्म 45 जारी भी कर रहे हैं और कैलकुलेट भी कर रहे हैं। अब हल्कों के नतीजे आना शुरू हुए अनऑफिशियल टीवी चैनल्स के ऊपर तकरीबन 9 बजे के करीब, 8-9 बजे के करीब जो है वो एक बनती चली गई कि यार ये जीत गए हैं, ये आगे हैं, ये आगे हैं। लेकिन आरओ ऑफिस में, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में और पीईसी ऑफिस में ये ईएमएस जिसको हमने विटनेस करना था किसी को भी नहीं दिखा रहे थे। अच्छा, इस सिस्टम को बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था। ठीक। कंट्रोल रूम में उसी रात जब खबरें आना शुरू हुई कि 150 से या 145 के करीब आजाद उम्मीदवार कौमी असम्बली के हलकों में जीत रहे हैं, ठीक, मैं वकास अहमद साहब के साथ, एक्सप्रेस टीवी के रिपोर्टर हैं, मैं उनके साथ कंट्रोल रूम चला गया। इससे पहले जब मैं जा रहा था, तकरीबन 11 बजे का वक्त था, तो हमारा जो मीडिया का एक दफ्तर बनाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके सामने, मेरे सामने से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो गुजरते हैं, पसीने में हैं, परेशान थे, अकेले। वो रात 11-11:15 बजे के करीब गाड़ी के अंदर निकल जाते हैं बाहर। अब वो पता नहीं कहाँ गए हैं, वो अभी तक एक सवालिया निशान है कि चीफ साहब कहाँ गए थे उस रात। जैसे ही वो जाते हैं, मैं वकास को पकड़ता हूँ और फिर कंट्रोल रूम पहुंच जाता हूँ। कंट्रोल रूम जाता हूँ तो फिर मैंने कहा यार एक पूछ तो लूँ, क्योंकि हमें तो गूगल शीट्स दिखाई जा रही हैं कि गूगल शीट्स के अंदर ये फॉर्म 47 अपडेट हो रहा है। उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं आया था। तो मैं बैठे थे, मैं ऊपर चला गया उधर कंट्रोल रूम। उधर गया तो मेंबर पंजाब बाबर हसन भरमाना, सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और उस वक्त जो कंट्रोल रूम के इंचार्ज और कुछ स्टाफ था वो बैठा हुआ था। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो वहां पर कुछ लोगों ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, पहले आपको इजाजत थी, अब आपको इजाजत नहीं है। मैं वापस आया, लेकिन साथ ही एक दोस्त थे जो कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि यार ये टीवी चैनल्स के ऊपर तो खबरें चल रही हैं 145 से 150 आजाद उम्मीदवार जीत रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि इससे ज्यादा नशिस्तें हैं। ठीक है। और ये वो रिजल्ट्स हैं जो 50% से ज्यादा पोलिंग स्टेशन के नतीजे आ चुके हैं। अच्छा, मैंने जो 50% से बिलो हैं वो कहते हैं वो भी 30 से 40 है। ठीक। उसके बाद मैं वहां से चला गया, वापस आ गया। फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब भी वापस आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो उसके बाद फॉर्म 47 जो है इलेक्शन कमीशन से नहीं बल्कि किसी और इदारे की बीट के रिपोर्टर्स को मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक। वो जब उधर से आना शुरू होते हैं, हम वो देखते हैं क्या है, फॉर्म 47 इस्लामाबाद के हलकों के नतीजा, तीनों हलकों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए। अच्छा जी, पिंडी वाले भी जीत गए। और इधर जावेद हुसैन होते थे, नून लीग की बीट कवर करते थे हमारे 92 में। जी। वो गए तारिक फजल चौधरी के डेरे के ऊपर कि मैं वहाँ पे माहौल देख के हूँ क्या सिचुएशन है। उन्होंने फिर फोन करके या वापस आए वो, उन्होंने कहा मैं जब उधर गया तो बिल्कुल भी सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वो भी जीत गए। तो वो नतायज तब्दील हो गया। उसके बाद एक ऐसा साकिब साहब खौफनाक सिलसिला शुरू हुआ जो रुका नहीं, जो नहीं थमा, अभी तक जारी है। इलेक्शन कमीशन के एंड के ऊपर हो या फिर उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट थी उनके एंड के ऊपर हो, काजी साहब के एंड के ऊपर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल से लेकर फॉर्म 45 भी बदले गए, तब्दील किए गए। अच्छा, ये जो बात इसने की है पतन की रिपोर्ट में कि सितंबर तक जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसमें चीजें तब्दील होती रही जी, लेकिन दूसरी जानिब अब इलेक्शन कमीशन ने उसकी तरदीद भी कर दी है और ये कहा है कि ये इदारे ये हमें से मौकफ नहीं लिया गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पतन ने जो बात की ना वो बिल्कुल दुरुस्त है, 100% दुरुस्त बात है। ठीक है। पतन ने हमें हवाई फायर नहीं मारा, उनके पास वो इलेक्शन कमीशन ने तरदीद हवाई भी कर दी है। इसने वो सिर्फ ना वो वक्त गुजर गया है ना, वो वक्त गुजर गया, बेसिकली 1 साल गुजार चुके हैं। तो अब कहेंगे जो हम कहेंगे वही बात मानी जाए। ठीक है। लेकिन
पतन के पास उसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, ओ अच्छा, उनकी वीडियोस क्लिप्स भी हैं। अच्छा पत्तन हवा में बात नहीं कर रहा, उनके पास सारी चीजें मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, कि जब जब वेबसाइट पे चीजें तब्दील हो रही, जो फॉर्म 45 बाद में तब्दील करके उम्मीदवारों को दिए गए हैं, वही फॉर्म 45 वेबसाइट के ऊपर अपडेट किए गए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन फॉर्म 45 के अंदर कई पोलिंग स्टेशन के नतीजे में जो टर्न आउट है वो 100% से भी ज्यादा शो किया गया। मतलब जहाँ पे 100 वोट थे वहां 102 पड़ गए जनाब। अच्छा फिर इंटरेस्टिंग बात जो चीज आई है वो ये कि कौमी असेंबली के अंदर जो टर्न आउट है वो किसी कई हलकों में, इवन के वो इनके सलमान अकरम राजा साहब के हलकों में भी, सूबाई असेंबली के हलकों में टर्न आउट 40, 39 to 40, 42% है। 2-3 हल्के हैं सूबाई असेंबली के। कौमी असेंबली में ये रेशो है वो 50-60% पे चली जाती है, और उसमें कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर 90 to 100%। और ये शहरी हल्के हैं, ऐसा शहरी हल्के हैं। और वो हल्का है जिसमें मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहबा वो वोटर हैं। अच्छा, उधर मुस्लिम लीग ने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा, तो उनको पता था हमने हार जाना है। उधर ओन चौधरी साहब जीत जाते हैं। अच्छा, जिनका हल्का भी नहीं था। तो वो जो पतन कह रहा है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। मैं ये कहता हूं कि पतन को ये डिमांड करनी चाहिए। फाफिन की तो मैं बात नहीं करता, वो बहुत ही मैनेज किस्म की तंजीम बन चुकी है बदकिस्मती से, पिलडैट और फाफिन। उनका कोई खास रिपोर्ट्स जो है वो नहीं आ रही। उसकी रिपोर्ट्स, वो ये इलेक्शन जो आए हैं इसका जो नतीजा आया है, जो कि अभी तक सियासी जमातें इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो उनको जस्टिफाई करने के लिए काम कर रहे हैं। डिफरेंस है इसमें कि मौजूदा इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर वो अपनी कोई स्टडी करते हैं, उसकी रिपोर्ट दे देते हैं ताकि वो जस्टिफाई हो सके नतीजे। जबकि पतन उसको ऑडिट कर रहा है प्रॉपर। उसमें सरवर बारी साहब करें बेसिकली, पहले फाफिन में सारा कुछ लाने वाले भी वही थे। तो ये दोनों में फर्क है। और बात वही से जो जड़ है, जो हमने पहले ईएमएस वाली बात की, जो ईएमएस के अंदर फॉर्म 45 आए हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद फॉर्म 45 से डिफरेंट है। ठीक है, बस मतलब फॉर्म 45 इनके पास मौजूद है। अगर इलेक्शन पूरे की तहकीकात होनी है या करनी है तो उसको करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ना जी ना, कोई नहीं। मैं कहता हूं कि साकिब साहब मैक्सिमम जो है ना, कि मेरे जैसा लेमैन भी जाएगा ना, 10 से 12 दिन में आप पूरे इलेक्शन की भंबाल कर देंगे। अच्छा, 10 से 15 दिन मैक्सिमम। डेटा सारा मौजूद है। फॉर्म 45 वेबसाइट वाले भी पढ़े हुए हैं, फॉर्म 45 ईएमएस वाले भी पढ़े हुए हैं। वो जस्टिस जहांगीरी जो है ना, वो उन्होंने कोशिश की थी, बेचारे कोशिश की थी। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ वो भी आपको अंदाजा है कि कितना खौफनाक। अब फॉर्म 45 को काजी साहब जाते जाते भी रगड़ गए ना, कहते जब थैला खुल गया है, फॉर्म 45 की क्या वैल्यू है। हाँ, काजी साहब ने तो अपने पूरी जो है वो जितनी सर्विस हो सकती थी उन्होंने की है, पूरी कोशिश की है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग के रखा है इलेक्शन कमीशन को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी। ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों का एक फैसला आया था, वो कहाँ इलेक्शन कमीशन ने उसको कहाँ रख दिया है। अब तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान भी 26 नवंबर के बाद हुकूमत के रहमो करम पर है। पहले तो वो पूरे थे, मतलब रहमो करम इनके उनके ठीक है, आईनी तौर पर उनके बैक है, लेकिन अल्टीमेटली उनके रहमो करम पर ही अगर इधर उधर से थोड़ी सी करने की कोशिश करने को नया ले आएंगे। अब तो ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। दो तीन फैक्टर्स हैं। तो आपने कहा फैसला वो कहाँ पड़ा हुआ है, फैसला ये इनके पास महफूज है। ठीक है। और वो फैसला जो है वो उसके ऊपर रोज टाकी शाकी भी मारते हैं। अच्छा, फिर हफ्ते 10 दिन या 15 दिन बाद कोई मीटिंग भी कर लेते हैं, कोई गपशप भी लगा लेते हैं, लेकिन इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना। इस फैसले के ऊपर 4-1 से अभी तक इलेक्शन कमीशन में अदम इत्तेफाक है। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है फुल कोर्ट का, उसके ऊपर 4 इलेक्शन कमीशन के चीफ और 3 मेंबर्स मिलकर ये कहते हैं कि हम एक आईनी इदारा हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऊपर अमल करने के पाबंद नहीं हैं। ये बात उन्होंने रिकॉर्ड पे की है? नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा, रिकॉर्ड पे नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड। ठीक है। और वो आपके जराए कह रहे हैं। हाँ, वो ये कहते हैं कि हमने इस फैसले के बिल्कुल और जो पहले हमने फैसला किया हुआ था कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बजाय बाकी जमातों को देंगे, वही इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो ये इस फैसले में रुकावट पता कौन है? हाँ, मेंबर पंजाब। अच्छा, मेंबर पंजाब कहते हैं कि जब आपने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल की हुई है, जी, फिर आपको फैसला करने की क्या, एक वक्त आया था कि फैसला करने वाले थे। अच्छा, फिर इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई, लेकिन अचानक फिर ये मामला रुक गया। अब क्योंकि एक उनको लालच कहें या फिर थोड़ा सा आप उसे क्या कह सकते हैं कि आपको कहीं ना एडजस्टमेंट होने वाले मामला नजर आ रहे हैं, तो इस वजह से शायद जो इलेक्शन कमीशन है
जो नहीं, ये मौजूदा तो बात इलेक्शन। बड़ी क्लियर है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इमरान है, उनका रोल बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है इस दौरान पूरे इलेक्शन में। 8 फरवरी इलेक्शन पे जब भी कोई तहकीकात होंगी, कोई मामलात आगे बढ़ेंगे, देखा जाएगा, धांधली को देखा जाएगा, तो उस वक्त मेरे ख्याल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके किरदार को भी जरूर जो है वो देखा और परखा जाएगा। इंटरेस्टिंग एक और चीज चल रही है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद इनको ये कवर तो मिल गया है कि मुद्दत 5 साल खत्म हो चुकी है, और अब जब तक नए मेंबर्स या चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आते तब तक ये काम करते रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज एक और बहस कल से मैं देख रहा था जो शुरू हुई है, वो ये है कि सिकंदर सुल्तान राजा को दोबारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा रहे हैं। अच्छा, एक नई बहस शुरू हो रही है। वो तो काजी साहब के बारे में भी आ रहा है। काजी साहब का नहीं, इसके बारे में कुछ संजीदगी के साथ आ रहे हैं। अच्छा, उसकी वजूहात मैंने चेक की, मैंने कहा क्या वजह है, तो पता चला कि जनाब इनकी उम्र इस वक्त बन रही है तकरीबन 66 साल। अच्छा, या 66वें साल में वो दाखिल हो चुके हैं, और 68 तक का जो कर बंदा है सकते वो हैं। अहल है। ठीक। फिर मैंने कहा कि पूछा इलेक्शन कमीशन के सोर्स से, मैंने कहा ये क्या ये आ सकते हैं दोबारा? कहता है जी आ सकते हैं, क्योंकि आइन के अंदर रीअपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ नहीं, वो खामोश है। ठीक। फिर मैंने कहा कि अच्छा आइन का आर्टिकल 2162 जो है वो तो बड़ा क्लियर है, वो ये कहता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर मेंबरान अगर अपनी मुद्दत से सीज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाती है इनकी मुद्दत, तो फिर 2 साल तक कोई प्रॉफिटेबल ओहदा नहीं रख सकते। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये तो बड़ा क्लियर है, तो आगे से जवाब ये आया कि इधर कौन सा आइन है और कौन सा नहीं, वो कानून है। उन्होंने ठीक कहा। उसकी वजह यह है कि अब देखिए निगरान सेटअप में जो वज़ीर आला पंजाब कौन था, वज़ीर दाखिला कौन था मरकज में, वो एक वज़ीर आला बलोचिस्तान है और एक वज़ीर दाखिला वज़ीर आला है जो वज़ीर दाखिला। आइन में तो ये लिखा हुआ है बहुत कुछ, वो ठीक कह रहे हैं। वो कहते कि ये फिर एक नई बहस होगी। उसने कहा होगा आइन में क्या उलझा रहे हो फ़हीम साहब, उलझा रहे हो, बात सीधी सीधी करें। बहरहाल जो क्रक्स है वो फ़हीम साहब, एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना भूल गया जी जी कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स पाकिस्तान में आए थे। ठीक है, यूएन के आए थे, यूएन अपना ईयू के आए थे, रशियन आए थे, अमेरिकन आए थे। तो उनकी रिपोर्ट्स कहाँ हैं? कितने रिपोर्ट्स यार? अच्छा, उनकी रिपोर्ट जारी नहीं हुई, साल हो गया है, रिपोर्ट आज तक वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई। मतलब आप समझते हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए? अगर वो होंगी रिपोर्ट्स पब्लिक तो बहुत कुछ सामने आएगा, बहुत कुछ सामने आएगा, बिल्कुल। तो ये क्रक्स जो बता रहे हैं फ़हीम साहब, एक तो ये रिपोर्ट्स वाला बहुत अहम मामला है कि बैनुल-अक़वामी आंख से जो देखा गया इलेक्शन वो कैसा था। दूसरा EMS जो सिस्टम है उसको खोल लें और सारा इलेक्शन, लेकिन हुकूमत क्यों खोलेगी? हुकूमत आज तक वो ट्रिब्यूनल उन्होंने चेंज कर दिए थे, सिटिंग से रिटायर्ड जज ले आए थे और ट्रिब्यूनल्स भी आगे नहीं बढ़ रहे। इलेक्शन खुलवाना या इलेक्शन की छानबीन हुकूमत का कभी भी एजेंडा मेरा ख्याल है ना रहा है और ना ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो है वो उनको नाकामी हो सकती है, उनके खिलाफ जो है वो फैसले आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब। नाज़रीन, हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।